Hello friends, welcome back to the channel. How was yesterday's video? So I thought I should make today's video on a very searched topic on Google and YouTube, that is पैसा कितना चाहिए USA टूरिस्ट वीज़ा के लिए, बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, फंड्स कितने होने चाहिए. सो बेसिकली ये हर किसी के दिमाग में घूमते रहता है कि अप्लाई तो कर देंगे वीज़ा के लिए, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाउ मच मनी, हाउ मच फंड्स यू रिक्वायर इन योर अकाउंट बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा. ओके, सो फर्स्ट आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस दिस टाइम कि मेरे से ऐसा कुछ भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, मेरे हस्बैंड से भी कुछ नहीं मांगा गया, लेकिन it is recommended and it is mandatory that you keep certain records of your finances with you to present them in case the officer is asking for it. So, how do you calculate the expense of going to the US? See, if you are a family of 4, अगर आप 4 लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं एक फैमिली से, तो आपका फ्लाइट, होटल, वहाँ जो आप खाने पीने में एक्सपेंस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मिसलेनियस जो बाकी आप जो भी खर्चा करेंगे, उन सबको एक जगह आप नोट करके लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू नंबर ऑफ पीपल जो ट्रैवल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सारे खर्चे का टोटल इनटू 4, तो ये एक अप्रॉक्स जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपके अकाउंट में लास्ट 6 मंथ्स तक मेंटेन होना चाहिए जब आप सोच रहे हैं यूएस वीज़ा अप्लाई करने के. क्योंकि अगर आप सडन फंड ट्रांसफ़र करेंगे विच इज़ नॉट अलाउड और वो आपको एक नेगेटिव इंप्रेशन दे देगा, एम्बेसी ऑफिसर वुड बी सस्पिशियस टुवर्ड्स यू and you would not want that to happen, right? So basically, if you are a family of 4 who is traveling to USA for tourist purpose, so you calculate the hotel, flight, transportation, food and the miscellaneous expenses, jot down the total, multiply into 4. If you're 5 of you, then multiply into 5. So जो भी amount आएगा, whatever the sum total comes, that amount should be consistent in your bank account for the past 6 months before applying for the visa. Basically, the sudden transfer of any kind of funds is not recommended. It's not professional. It's actually, it looks like आप बस वीज़ा लेने के पहले किसी से जुगाड़ करके पैसा उस अकाउंट में डाल रहे हैं, and that would put you into a lot of trouble. So don't do that. You need to have a consistent liquidity of the account maintained. By this I mean कि the salary should be credited in that account. You should show a continuous credit of your salary into that account. And also very important, if you have any other investment papers like whatever your properties, land or your mutual funds or whatever investment papers you have at hand handy, make sure you carry them at the time of appointment with you, so that if the visa officer asks for it, you always have it ready to show them. Okay, now the question comes कि is it a fixed amount of money that इतना होना ही चाहिए अकाउंट में? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने आपको बताया, फिर से बता रही हूँ कि आप खुद एक एस्टिमेट कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, जितने लोग हैं वो आपको कितना एक्सपेंस होगा, मल्टीप्लाई उतने लोगों से करके उतना फंड कम से कम मिनिमम आप अकाउंट में 6 महीने मेंटेन रखना, और उसकी लिक्विडिटी अकाउंट की मेंटेन रखना. उसमें से निकाल बाहर पैसे का नहीं करना है आपको. वो अमाउंट, जैसे अगर 4 लोग हैं और अप्रॉक्स 7 से 8 लाख अगर खर्च होंगे, तो 7-8 लाख तो मिनिमम आपको 6 मंथ्स में मेंटेन रखना है उस अकाउंट में. उससे ज़्यादा हुआ तो वेल एंड गुड, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे कम नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर हियर. दूसरी बात है, क्या वो ज़रूरी है कि पूछेंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो पूछेंगे. मेरे केस में नहीं पूछा था, मेरे हस्बैंड के केस में नहीं पूछा था, दोबारा से बता देती हूँ, लेकिन लोगों से पूछे जाते हैं. इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अपॉइंटमेंट में ले जाए टू अवॉइड एनी रिजेक्शन ऑफ योर केस. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि what if I am the wife and I'm not the earning member? मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं, तो मैं क्यों दिखाऊं कुछ भी? वो तो ऑलरेडी वो भी दिखा चुके होंगे. नहीं, आपको भी दिखाना है. You also have to present those documents in case the officer asks for it, so that आपका केस
में वेटेज हो, रिजेक्शन की 0% चांस हो। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं DS-160 फॉर्म यूएस वीज़ा के लिए, क्या उसमें हमें अमाउंट दिखाना पड़ेगा? क्या हमें बताना पड़ेगा कि हाँ इतना पैसा चाहिए? क्या हमें अमाउंट जॉट डाउन करके लिखना पड़ेगा? जी नहीं, नहीं लिखना पड़ेगा। उस फॉर्म में मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी, देर इज जस्ट वन कॉलम वेयर दे विल आस्क यू टू मेंशन योर सैलरी। सो वो आपकी कंपनी नेम वगैरह डिटेल्स लेंगे, वर्क डिटेल्स, उसमें एक सेक्शन होगा सैलरी। तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ योर सैलरी, जो आपका करंट सैलरी है, वो आपको लिखना है। दैट्स इट। वो और कोई डिटेल्स DS-160 फॉर्म में नहीं लेते हैं। दैट्स वेरी गुड। लेकिन दे एक्सपेक्ट यू कि आप अगर यूएसए जा रहे हैं टूरिस्ट पर्पस के लिए, तो आप नीडफुल अमाउंट ऑफ मनी अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखते हैं, ताकि वहां जाके कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आप ना फंस जाएं। एंड दे मेक वेरी श्योर कि वहां जाके आप भीख वगैरह ना मांगे और कुछ गलत ना कर दे। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर इन दैट सेंस कि आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली होके उधर जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए यूएस वीजा थिंग। बट येस, वो देखेंगे नहीं देखेंगे, डिपेंड्स ऑन योर केस टू केस बेसिस। Okay, so I think I'm very clear here. I'm wrapping up this video, and for any questions you can comment on the video below, and please subscribe to the channel. I would be coming up with more videos regarding B1 B2 visa series, tourist visa series, and मैं कोशिश करूँगी मैं हर topic cover करने का। And thank you for watching. Keep tuned. Thank you. Good night.